हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आपको मदद करने की सीरीज में बेटा मैं वन शॉट की सीरीज लेके आया हूं जो जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करेगी, क्लैरिटी देगी। डिटेल्ड वन शॉट है, आपको इससे काफी मदद होने वाली है। सवाल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसके पहले के चैप्टर्स के अगर आपको वीडियो या वन शॉट देखने हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। इसके अलावा भी जो काफी हेल्पफुल वीडियो है उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, जो आपके लिए काफी मददगार होंगे। आप क्लिक करके देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका ये रहा वन शॉट। सभी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जिससे पढ़ाई जबरदस्त हो सके। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि अरविंद उनको इसका पीडीएफ चाहिए बेसिकली, कि जिससे वो प्रेजेंटेशन अपना जो नोट्स बनाते हैं वो बना सकें। अदरवाइज क्या होता है, बार बार वीडियो आपको देखना पड़ जाता है। तो इसके लिए वो चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जिससे आप पढ़ाई को या नोट्स बनाने की प्रक्रिया को और आसान कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक जबरदस्त सीरीज बना के दी है, प्योर गोल्ड सीरीज बेटा। इसका जो लिंक है आपको अरविंद एकेडमी के होम पेज पर मिल जाएगा। वहां मैंने सीरीज बना दी, एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्योर गोल्ड लिखा हुआ है, और वो आप देखते चले जाइए। क्या फायदा है, जैसे चैप्टर 6 की बात करूं तो यहां 1/3 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पार्ट 1 है और टोटल चैप्टर 3 पार्ट्स में खत्म कर दिया गया, जैसे ज्यादा पार्ट ना देखना पड़े। तो टोटल पार्ट 3 है। टोटल समय जो आपके लगेगा तीनों पार्ट को देखने में वो केवल 4 घंटे। यानी 4 घंटे अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आप सभी कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। जो इसमें डेरिवेशंस हैं वो सारे डेरिवेशन सीख जाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लगा के अपने कॉन्सेप्ट को पुख्ता कर लेंगे। ये पावर पैक्ड सीरीज है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया गया है। आपका प्योर टीचिंग है, इसलिए प्योर गोल्ड सीरीज में बोल रहा हूं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा के दूंगा आपको। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि 4 घंटे लगा के काम खत्म कर दें, मजा आ जाए उसके बाद, वो ये प्योर गोल्ड सीरीज देख सकते हैं। वैसे इसका अरविंद एकेडमी के होम पेज पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे की बात करते हैं बेटा। तो कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो डाउट्स होना लाजमी है, किसी को भी हो सकता है। तो शाम को अरविंद एकेडमी ऐप पर लाइव क्लासेस चलती हैं जहां आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये सर कैसे हो गया इसमें, या मैं कंफ्यूज हो गया, बता दीजिए, तो मैं क्लियर कर देता हूं। डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन इसमें ये चीज क्यों मानी गई है, आपके मन में आ जाए तो उसको क्लैरिटी ले लीजिए। साथ में न्यूमेरिकल्स करने का कोई सेकंड मेथड आपके दिमाग में तो आप चर्चा कर सकते हैं। यही नहीं, मैं आपको टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी टिक करा देता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई काफी इफेक्टिव हो जाती है। आप वहीं फोकस करते हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स, और ये रहा बेटा द्रोणा मैथमेटिक्स। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अरविंद एकेडमी ऐप का, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में चले जाइए और इनरोल हो जाइए और मेरे साथ पढ़ाई करिए, और देखिए कितनी आसानी से आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। चलिए, जिस पर्पस से वीडियो बनाए वो वीडियो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चे शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। सभी कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत हो जाती है सबसे पहले टॉपिक की, जो कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, उसी तर्ज पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, B.A लिखते हैं। आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, यहां कई लोग φm भी लिख देते हैं, या नहीं भी लिखें तो अंडरस्टूड मान के चला जाता है। और B.A का मतलब हो गया, जैसा आप देख पा रहे हैं, BA cos थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल होता है बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। पहले की पढ़ाई जो पहले चैप्टर पढ़े उससे जान चुके हैं। तो ये आपसे ये पूछा, ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो ये 2-3 लाइनें आप लिख सकते हैं फॉर्मूले के साथ में। समय हो तो डायग्राम भी बना दीजिए, अच्छा ही रहेगा। तो समझ गए ना कि किसी एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली टू दैट सरफेस एरिया, और ये उसका फॉर्मूला है जो मैंने बाजू में लिखा है। इसकी भी चर्चा आप कर देंगे। हाँ, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जैसा आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर ही थी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर होती है। फाई इसका रिप्रेजेंटेशन है। बाकी बातें आप जान रहे हैं और आगे चर्चा करते हैं। इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो भी मैंने बताया था कि वेबर होती है। फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है और मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला है, जो यहां पे लिखी हुई है वेबर, और इसमें रिलेशन 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, बी इंटू ए। बिल्कुल सरल बात है। आगे देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स क्या होता है। तो जैसा फॉर्मूले में आपने देखा भी कि अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एरिया वेक्टर के लिए एन कैप लिखा है, उसी डायरेक्शन में, तो थीटा यहां 0 हो गया, उस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव फ्लक्स है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर किधर होता है, सरफेस के नॉर्मली। तो अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आप पॉजिटिव फ्लक्स लेंगे, और एरिया वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर आप नेगेटिव फ्लक्स लेंगे। तो ये प्लस बी ए हो जाएगा, ये माइनस बी ए हो जाएगा। ये कहानी यहां पर सिंपल सी रहती है, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सरल बातें हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, आपने 1820 में देखा था, अस्टर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट था ना, 1820, अगर मुझे सही डेट सही सन याद है तो 20 या 21 जो रहा हो, 1820 याद आ रहा है। तो अस्टर्ड साहब ने, स्पेलिंग गलत तो ठीक कर लीजिएगा, उन्होंने ये साबित किया था कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी करंट कैरिंग कॉइल रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पहली बात, जबरदस्त तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ और समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कहानी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, उन्होंने साबित किया करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और यह बताता है मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इससे यह बनना उन्होंने ये बताया, और 1830-31 के आसपास माइकल फेरेडे और लगभग उसी समय जोसेफ हेनरी यूएसए के, वो एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर बैठे, 1831 या 30 था उस समय, कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन इंड्यूस प्रोड्यूस करंट। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से जो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा कर पाते हैं, उसी प्रोसेस को, फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये बाकी यहां लिखा हुआ, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, पढ़ तो आप लेंगे ही। क्या मामला है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, करंट बन रहा है, वही फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जैसे मैंने समझाया, अस्टर्ड इधर, फैराडे हेनरी इधर। बात को पकड़ पाए होंगे, बहुत सरल रहता है। और इसकी 2-3 लाइन में बात करें तो इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म, इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेटिज्म इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात को पकड़ने में आसानी मिलेगी। अब ये जो बातें इन्होंने खोज खाज के हमारे सामने रख दी, और जबरदस्त तरीके, क्योंकि ये जो बातें खोजी हैं, आज के जमाने के जो ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे कॉलोनी में लगे रहते हैं, आपके घर के पास भी होंगे, या जनरेटर्स, ये सब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे काम करते हैं। तो इतनी बड़ी खोज थी कि आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें इसी फिनोमेना पर डिपेंडेंट हैं। आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो उन्होंने कंक्लूजन दिया या जो चीज़ें बता दी कि भाई ऐसा होता है, तो हवा में तो बताते नहीं साइंटिस्ट, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए, उसका ऑब्जर्वेशन देकर कंक्लूजन किया, फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया। तो इतनी बात और समझते हैं कि उन्होंने बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट किए
और भी किए होंगे, बेसिकली 3 हैं हमने समझने के लिए, जिससे ये समझने की कोशिश कर रहे थे ये फिनोमिना आखिर हो क्या रहा है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट की झलक हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से 3 एक्सपेरिमेंट किए? पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने पकड़ा जिसमें इस कॉइल को स्टेशनरी कर दिया। एक कॉइल लिया, एक बार मैग्नेट लिया। इस कॉइल को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड में, सब सारी हेडिंग मैंने डाल रखी है, स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। यानी ये कॉइल रुका हुआ है और ये मैग्नेट बाबूजी चलेंगे अब, मूविंग मैग्नेट। तो इस कॉइल के पास में अगर ये कॉइल है, थोड़ा नाटक आपको समझाने के लिए, ये कॉइल है, ये दिख रहा है ना, ये कॉइल अगर थोड़ा ऐसे कर दो, जैसे कैमरे में ऐसे करूंगा तो पता नहीं चलेगा, ये कॉइल है और यहां पर आप ऐसे नॉर्थ पोल ला रहे हैं इसके पास में। तो जब आप इसके पास नॉर्थ पोल लाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है। देखिए करंट का एक डायरेक्शन बना हुआ है, ऐसे समझते चलिए। अगर आप नॉर्थ पोल को पास ला रहे हैं तो करंट की एक डायरेक्शन बन गई जो आपको दिखाई पड़ रही है। इस दिशा के हिसाब से उधर से देखेंगे मैग्नेट की तरफ से तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। खैर उस पर अभी नहीं फंसते हैं। अब दोबारा क्या किया, इस नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाने लगे, दूर। तो जब आप दूर ले जाते हैं नॉर्थ पोल को तो हमने देखा फिर भी करंट पैदा होती है, लेकिन अब करंट का डायरेक्शन पहले वाली करंट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी पहले जब नॉर्थ पास ला रहे थे तो हमें करंट मिल रही थी किसी डायरेक्शन में, और जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो फिर भी करंट मिली, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिली। तो यहां से इन्होंने ये दिमाग लड़ाया कि भाई यहां पर क्यों करंट बन रही होगी, क्योंकि इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। यहां जब पास आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ने लगती हैं, ये डॉट देखिए कई सारे, दूर जाता तो घटने लगती हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट बन रही है उसका कारण है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे आ गए। उन्होंने क्या कलाकारी की कि पिछले में तो कॉइल रुका था और ये मैग्नेट चल रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि मैं मैग्नेट को रोक दूंगा, कॉइल चलाऊंगा। ये मैग्नेट है और ये कॉइल चल रहा है। पहले ये रुका था, ये चल रहा था, अब ये रुका है और ये चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि मूविंग कॉइल ले ली और स्टेशनरी मैग्नेट, इस पे रेल लगा दी जिससे आगे पीछे किया जा सके, और इसको हिलाना शुरू किया। देखा क्या गया कि जो फाइंडिंग्स पहले एक्सपेरिमेंट में थी वही दूसरे एक्सपेरिमेंट में निकलनी शुरू हो गई। तो इससे क्या वो समझने लगे कि भाई यहां पर कलाकारी रिलेटिव मोशन की है, कौन हिल रहा है कौन रुका है इससे लेना देना नहीं है। रिलेटिव मोशन चाहे पहला हिले चाहे दूसरा हिले, रिलेटिव मोशन चाहिए। तो रिलेटिव मोशन इज द इंपॉर्टेंट वन, जिससे कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है और इसके अंदर करंट बन रही है। पकड़ ली बात। अब एक और बात खोजी जो इसके अंदर लिखी हुई है कि रिलेटिव मोशन द रेट ऑफ चेंज इज फ्लक्स, यानी रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा तेज होगा, जितनी तेजी से फ्लक्स बदलेगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स या ऑफ फ्लक्स, रेट इन चेंज ऑफ फ्लक्स विल क्रिएट मोर इलेक्ट्रिसिटी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट ज्यादा बनेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा तो कम बनेगी। अभी इसको बात को ये समराइज करेंगे। अब इन्होंने माने नहीं, क्योंकि भाई किसी भी चीज को पक्की करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट पिक्चर में लेके आए। इन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, 2 कॉइल ली, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जांचने के लिए कि भाई यहां पर करंट फ्लो करे तो हमको पता चल जाए। और इसमें इन्होंने रिस्टोर्ड बैटरी लगाई और की को ऑन क्लोज कर दिया, मतलब ऑन कर दिया। जैसे ही, क्योंकि जो करंट होती है, मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट जानी है तो 0 से 5 एम्पियर जाने के लिए मान लीजिए 0 से 0 धीरे धीरे जाएगी। अब वो समय इतना कम होता है, ऐसे ऐसे बढ़ रही थी, ऐसे कैसे करते करते 5 एम्पियर, मतलब बहुत कम समय में 5 एम्पियर पहुंच जाती है। लेकिन एक ही झटके में 0 से 5 एम्पियर जंप नहीं करती, 0 से बढ़ती बढ़ते 5.5, 1, 1.5, 2 ऐसे कर जाती है। यानी करंट वेरी करती है। इस समय बहुत कम होता है लेकिन करंट वेरी करती है बढ़ते वक्त। तो जब वेरी कर रही थी, स्टेडी करंट नहीं थी, वेरी कर रही थी, तो करंट में होने वाले बदलाव की वजह से इसमें जो एसोसिएटेड फ्लक्स था, भाई इससे
करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी, और करंट बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है, तो इससे जाने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होने लग रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि इसमें करंट फ्लो होनी शुरू हो गई। और जब इसको उन्होंने ओपन सर्किट किया, यानी चालू थी करंट, स्टेडी करंट हो गई जब, तो ये इसमें करंट बंद हो गई, यानी जब 5 एम्पियर हो गई करंट और 5 एम्पियर फ्लो करने लगी, उस समय यहां पर आपको इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलती है, यानी मोमेंटरी मिलती है, कुछ क्षणिक मिलती है, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन जब इसको ऑफ करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, फिर ये करंट 5 एम्पियर से यहां लौटती है, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर। उस समय फिर 5 से 4.5, 4, 3.5 ऐसे घटती है। जब घटेगी तो यहां पर फिर से मोमेंटरी करंट मिली, लेकिन इस बार जो करंट का डायरेक्शन था पिछली बार की करंट की डायरेक्शन से विपरीत दिशा में था। तो यहां पर ये सारे तीनों एक्सपेरिमेंट को समझ बूझकर उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके इसका ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या दिया तीनों एक्सपेरिमेंट का। उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है किसी क्लोज सर्किट से, वो पैदा कर देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। जब भी किसी कॉइल से किसी कॉइल में जाने वाला फ्लक्स, जो एसोसिएटेड फ्लक्स है, वो जब चेंज होगा तो वो क्या पैदा कर देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट। ठीक। दूसरी बात उन्होंने बताई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स में होने वाला रेट का यानी बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, वो ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना ज्यादा या कम बनेगा। ज्यादा रेट ऑफ चेंज है ऑफ फ्लक्स है तो ई ज्यादा और आई भी ज्यादा। ये सेकंड बात है। द हाइयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड लूप या सर्किट, द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द करंट। ये क्या था, इन एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कंक्लूड करेंगे। अब इस कंक्लूजन के बेसिस पर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉज बना दिए गए, फैराडे लॉज भी बोलते हैं, और ये बेसिकली 2 सिद्धांतों पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। इसके बाद पिक्चर में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लॉ। तो ये लॉ देखिए 2 प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडे साहब भी घुसे हुए हैं और लेंज लॉ भी घुसा हुआ है। तो फैराडे लॉ क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी, कि फैराडे ने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, और लेंज लॉ बताता है कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किधर है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 सिद्धांतों पे ये चल रहा है। फैराडे का लॉ, कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है और किस डायरेक्शन में बन रहा है, ये लेंज साहब बताते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी देने के लिए मैंने लिखा, जैसे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए अगली बात देखते हैं कि आखिर वास्तव में इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर, प्रिंसिपल को मिला के क्या लॉ पिक्चर में आया। इसको 2 लॉ के रूप में जानते हैं, जिसे बोलते हैं लॉज ऑफ फैराडे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का पहला लॉ क्या है, दूसरा क्या लॉ है। पहला लॉ ये है, जैसा हम लोग चर्चा कर चुके थे, कि किसी भी क्लोज्ड कॉइल या लूप या सर्किट से अगर लिंक्ड जो फ्लक्स है, जाने वाला फ्लक्स बदल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा या इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। ये साहब इतना बताते हैं, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतनी बात पहला लॉ बताता है। दूसरा लॉ ये बताता है कितना बनेगा, क्योंकि आप कह रहे हो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगी, आखिर बढ़िया बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी उसके बिना तो फिजिक्स या उसका इस्तेमाल हम कर ना पाएंगे। तो दूसरा लॉ ये बताता है, जो यहां लिखा हुआ है, फैराडे साहब बता गए, E इज इक्वल टू d∅/dt। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैं फाइल लिख रहा हूं, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से आप जानते हैं। इन्होंने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। रेट जब भी बोलते हैं टाइम आ जाता है d∅/dt। तो यहां पर देखिए ये मॉडुलस का साइन है, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे थे फैराडे साहब। बात समझ में आ रही है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहां को इसको पूर्णता प्रदान करने के लिए, पूरी बात कहने के लिए लेंज लॉ को भी धीरे से इसी में घुसा देते हैं और इस मॉडुलस वाले साइन को यानी मैग्नीट्यूड वाले को छोड़ देते हैं और एक माइनस साइन ले आते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ये माइनस साइन कहां से आया है? लेंज लॉ ने दिया है। वो ये बताता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस डायरेक्शन में पैदा होगा या इंड्यूस्ड करंट उस डायरेक्शन में पैदा होगी जिससे वो उस कारण का विरोध कर सके जिससे वो पैदा हो रही है। सिंपल सी बात समझें यहां कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसका इसको अपोज करना है। माइनस लगा है ना, चेंज इन फ्लक्स यानी अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऐसे बनेगी कि बढ़ते हुए फ्लक्स को घटा सके। अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा बनेगा कि घटते हुए फ्लक्स को बढ़ा सके। विरोध करना है। बात पकड़ में आ रही होगी आपकी। ये माइनस साइन का मीनिंग है या उसका एक क्या मुंह में शब्द नहीं आ रहा है, मीनिंग है कह लीजिए। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसका अपोज हो इस डायरेक्शन में E या I बनता है। ये बड़ा कीमती वर्ड है लेंज लॉ का, इसको हम समझेंगे भी, आपसे पूछा भी जाता है तो समझेंगे भी कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए नहीं मजा आ जाएगा आपको समझ के इतनी गहराई से। यही लेंज लॉ बताए हुए यहाँ मैंने छाप दिया है जो मैंने बात की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगा कि वो फ्लक्स का, चेंज इन फ्लक्स का विरोध कर सके। सरल भाषा में या जो समझ पाए, जिस कारण से बन रहा है, कारण क्या है? चेंज इन फ्लक्स। तो जिस कारण से वो पैदा हो रहा है उसी कारण का विरोध करे, यानी चेंज इन फ्लक्स का विरोध करे। बढ़ रहा है तो घटावे, घट रहा है बढ़ रहा बढ़ावे। बात क्लियर। ये लेंज लॉ की कहानी बन जाती है। अब लेंज लॉ को थोड़ा और समझने के लिए कि कैसे हमारे सामने आता है, इस्तेमाल होता है, यहां पर एक क्लोज लूप लिया है। इस नॉर्थ पोल को हम इसकी तरफ बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ बढ़ रहा है तो इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये कॉइल ये चाहेगा कि ये फ्लक्स ना बढ़े। भाई ज्यादा जैसे जैसे इसको आगे ले जाओगे इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी। पहले 5 जा रही थी तो अब 10 जाएंगी, 20 जाएंगी, 100 जाएंगी। ये क्या ना बढ़े। अब इसके पास हाथ कोई तो है नहीं कि वो चपाट लगा दे दूर जाओ, ऐसा तो कर नहीं देगा। इसको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पास आने से झिझके या रुके, किसी तो कुछ तो हो जिससे विरोध हो। तो ये नॉर्थ पोल जब आगे आता है तो यहां पर ये बना लेता है नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपल्शन करते हैं तो आने से रोकता है ये। अब नॉर्थ पोल बनाने का मतलब है कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी हो बेटा? एंटी क्लॉकवाइज हो। तो इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूं, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो जाती है, जिससे इस चुंबक को, इस बार मैग्नेट को आने से ये रोकने का प्रयास करता है। लेंज लॉ ही तो फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहां पर इसी नॉर्थ पोल को आप दूर ले जाने लगे। अब जैसे दूर ले जाएंगे तो इससे जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो दूर जा रहे हैं भाई साहब। कम हो जाएंगी तो ये चाहते हैं कम ना हो, क्योंकि विरोध करना है इनको। तो अगर विरोध करना है तो ये दूर ना जाए, तभी तो कम नहीं होंगी। तो नॉर्थ दूर ना जाए इसके लिए साउथ पोल बना लेता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये देखिए, तो ये साउथ पोल जो बन रहा है ये कैसी करंट है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात पकड़ में आ रही होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाती है। साउथ बनने से ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और इसको दूर जाने से रोकने का प्रयास करता है। यही डायरेक्शन इसी फंडे पर बनाई जाती है। अगली बात देखिए, यहां पर लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। यह बड़ा पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं यही समझा देता हूं आपको, या मैं चलिए यही समझा, अगले में स्लाइड में ले लेते हैं। ये देखिए कॉइल था। ये मीनिंग ये है, अगर आप इसको दो तरीके से सोचें कि हम यहां पर नॉर्थ पोल पास ला रहे थे तो यहां पर आपका बनेगा नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगी। तो इसमें जो करंट पैदा हो रही है वो कहां से पैदा हो रही है? कोई चीज तो हमने दी नहीं है, तो इसको एनर्जी कहां से मिली है? तो एनर्जी आप मिली है जो चुंबक को हिलाने में आप खर्चा कर रहे हैं एनर्जी। भाई मैग्नेट को आगे ले जा रहे हो ना, तो उसमें वर्क डन कर रहे हो, वही वर्क डन एनर्जी
इस फॉर्म में करंट फ्लो कराने में जो एनर्जी लगती है उस फॉर्म में आपको दिखती है। तो लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, मतलब ये जो एनर्जी दिख रही है करंट के फॉर्म में, ये यहीं से आई है जो आप मूवमेंट कर रहे थे। तो लेंज लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एक बात हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है जिसने लेंज लॉ ने जो बताई, अगर हम कहने भैया लेंज लॉ हम नहीं मानते, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, देखना मजेदार बात, और आपके फंडे ऐसा हो जाएंगे जबरदस्त क्लियर। अगर हम ऐसा मान लें कि ये नॉर्थ पोल इधर आगे बढ़ा रहे हैं, लेंज लॉ को ना माने, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी साउथ डायरेक्शन में करंट जा रही है। साउथ पोल बना दिया इसने। सपोज भाई लेंज लॉ नहीं मानने, उल्टा कर दिया इसका। उल्टा अगर कर दिया तो देखिए कांड क्या होगा, यहां कांड ये होगा कि जैसे जैसे चुंबक को पास लाओगे साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ पसंद करते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बहुत तेज होता जाएगा और तेजी से अंदर जाएगा। तो ये एक तरीके का परपेचुअल मोशन हो जाएगा, बिना कुछ किए ही घुसा जा रहा है, आप नहीं ला रहे हैं, अट्रैक्शन में ही चला गया अंदर। तो आपने तो कोई एनर्जी खर्चा ही नहीं की और वो भाई साहब इतनी तेज भाग गए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ब्रीच होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता नहीं दिखेगा, जो एक हमारा प्रिंसिपल है जिसको सभी अभी तक सब कुछ फॉलो किया है। तो ये आपको क्या करेगा इस कंडीशन में, दिस इज नॉट फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिना वर्क किए ही बैठे बैठे काम होना शुरू हो जाए, कि भाई कुछ नहीं किया आपने, चुंबक चालू करके छोड़ दिया, वो अपने आप भागा जा रहा है, कोई भगा ही नहीं रहा, तो अपने आप हुआ जा रहा है, तो भगवान ही कर सकता है। हम जो लॉ पढ़ते हैं वो भी, बाकी भगवान भी ऐसा नहीं करता, उसने भी कानून बना रखे हैं, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। आप समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर समझिए, तो अगर लेंज लॉ का उल्टा बनाने की आपने कोशिश की तो आपको एक अलग तरीके का मोशन मिलेगा, या ये एक अलग मतलब परपेचुअल मोशन होगा, जिसे लिखते हैं परपेचुअल मोशन, यानी जिसमें कोई आप एनर्जी नहीं खर्चा कर रहे हैं, जबरदस्ती ये भागे पड़ा है। तो दिस विल वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए ये संभावना ये होता नहीं है, संभावना की बात छोड़ दी, एक्सपेरिमेंटली ये होता नहीं है, इसीलिए लेंज लॉ फॉलो होता है। और यही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, जो हम लोग समझ पाए कि भैया जो खर्चा कर रहे हो वही यहां दिख रहा है, फोकट में कुछ नहीं है ना? अगर भविष्य बनाना है कैरियर तो मेहनत करना पड़ेगा, फोकट में कुछ नहीं होगा। खैर आप बात समझ पाए होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लेंज लॉ का जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, साथ में मैंने ये चर्चा की कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, और ये पूछा बहुत जाता है, आप उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल हैं वो भी निपटाते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 × 30 सेंटीमीटर। इस तरह का लूप है, एक ये स्क्वायर टाइप मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, इतना तो आप रेक्टेंगल बना ही लेंगे। इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, ठीक है, विद इट्स प्लेन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन की चर्चा कर रहा है, हमें एंगल एरिया वेक्टर से चाहिए। बता दूं एक चीज, ये देखिए एक रिलेशन फॉलो रखिए, 90 माइनस अल्फा, ये होता है एंगल विथ एरिया वेक्टर और एंगल विथ प्लेन, एंगल विथ प्लेन। तो इससे आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? खैर पहला पोर्शन पकड़ते हैं। इन्होंने कहा नॉर्मल टू द फील्ड, तो प्लेन की बात कर रहा है, तो अल्फा दे रखा है 90, तो हमारा थीटा क्या हो गया 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस 90 डिग्री विच इज 0, यानी एरिया वेक्टर वाला जो हमारा एंगल है वो शून्य है। और ये फॉर्मूला जो आप लेते हैं फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, इसमें तो थीटा यूज करते हो, तो यहां पर आप लिख दोगे 0.3 B, एरिया 20 × 30 करके आप लिखेंगे, विच इज 20 × 30 × 10⁻⁻⁴ मीटर में चेंज किया, cos थीटा का मतलब cos 0।
cos 0 1 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी 1.8 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ये आपका पहला देखिए आंसर आ गया है। ध्यान समझ पाए होगे ना। इसका फोटो देखिए कैसे, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और प्लेन 90 डिग्री था, तो ये प्लेन जो है ऐसे है 90 डिग्री, ये प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही तो चला जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो एरिया वेक्टर इसके बीच में कितना एंगल, शून्य। तो बार बार ये फोटो ना बनानी पड़े, इस रिलेशन को जो मैंने बताया है इसको ध्यान रखा जा सकता है और इससे कार्यक्रम आप कर सकते हैं बड़ी शांति से। अच्छी बात है। तो सेकंड पार्ट को अंजाम देते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। तो प्लेन है इंक्लाइन 30 डिग्री से, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस 30 डिग्री। यहां पर बच्चे बहुत गलती कर सकते हैं, तो एंगल 60 डिग्री लेना। अगर आप 30 डिग्री ले बैठे तो फिर ले बैठे आप तो फाई की वैल्यू वही BA करके, तो 0.6 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -4 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू जानते हैं आधी होती है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले का आधा 0.9 इंटू 10 की पावर -2 वेबर। ये आंसर आ गया नंबर 2 का। नंबर 3 की बात भी कर लेते हैं। तो यहां कहीं मैं 3 लिख के करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं इसमें कितना क्या है। तो पैरेलल टू द फील्ड, अब पैरेलल टू द फील्ड का मतलब प्लेन पैरेलल टू द फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस 0 डिग्री। पैरेलल है ना, अल्फा आपका कितना है 0, तो ये वैल्यू बची 90 डिग्री, cos 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी वैल्यू लिखिए BA cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स आपका 0 हो गया। इस तरीके से देखिए ये कहानी आप यहां कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी बनाते हैं। मैं हट गया हूं, कई बच्चे इसको पॉज करके नोट करने की बात करते हैं, तो आप नोट कर लिए होंगे ऐसी उम्मीद है। अगली बात तुरंत चालू कर लेते हैं। आइए यहां देखिए अगला सवाल है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। देखिए फाई दे रखा है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। तो हम जानते हैं फैराडे लॉ के बेसिस पर कि E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो d∅dt लिखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। d/dt और फाई की जगह ऊपर जो लिखा है फाई t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15t² प्लस 8t प्लस 2, ये आया इंड्यूस्ड EMF। अब t इज इक्वल टू 2 पर कितना है, तो इंड्यूस्ड EMF सवाल के हिसाब से 2 सेकेंड पर, तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 2, और ये वैल्यू आ जाएगी 78 वोल्ट। 60 16 76 2 78। ठीक, अब बात कर रहे हैं करंट की, तो जो करंट की वैल्यू होती है इंड्यूस्ड करंट, उसकी वैल्यू I इज इक्वल टू E/R। तो E कितना हो गया 78 वोल्ट, R था 5 ओम, वैल्यू आ गई 15.6 एम्पियर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो नोट कर लीजिए, अगली चर्चा करते हैं। तो बहुत आसानी से देखिए सवाल हो जाता है, यही सब आते हैं और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं देखिए मोशनल EMF की। ये जो मोशनल EMF का फॉर्मूला टिपा हुआ है यहाँ इसको हम लोग 2 कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, कभी कभी लिख के आ जाता है, एक फैराडे लॉ से, एक लॉरेंट्ज फोर्स से। तो हम फॉर्मूला सेम आता है लेकिन विधियां अलग अलग हैं। आप समझ लीजिए इस फॉर्मूले को डिराइव करने के 2 मेथड हैं। सरल भाषा, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के 2 मेथड हैं, एक फैराडे लॉ के हिसाब से, एक लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से। दोनों ही मेथड झट से देख लेंगे, बहुत सरल है। तो चलिए यहां पर मोशन की वजह से जो हमारा इंड्यूस्ड EMF बन रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या सेटअप है उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक रेल है,
रेल ये है, बाकी कनेक्टिंग रॉड ये है। तो एक यू टाइप ले लीजिए, रेल है समझने के लिए, ठीक। इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं पकड़ते हैं हम लोग, एक बार ले लेते हैं, एक रॉड ले लेते हैं उसके ऊपर जो मूव कर सकती है, पी क्यू। दिस इज द रॉड विच कैन मूव आइदर वे, इधर भी इधर भी। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर इनसाइड है, जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है इतना तो दिख जाता है, इसमें बहुत छोटा सा दिख रहा है, कैमरे में पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे दिख रहा है। अब हम ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस रॉड को PQ को, जो अगर आपको अच्छे से बनाना हो ना तो इतना ही बनाइए, बाहर ना निकालिए, नहीं कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये देखिए इतना ही रॉड बनाया, देख पा रहे होगे। तो इस PQ रॉड को हम इस डायरेक्शन में लेकर मोशन देते हैं, चलाते हैं, ले जाते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर इंड्यूस्ड इस क्षण में इस रॉड में PQ एंड पर कितना EMF बनता है। तो बहुत सरल सी बात है, हम जानते हैं जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो BA के बराबर होती है। यहाँ पर इसकी लेंथ अगर L ले लें, कुछ तो ले ही लोगे, तो L में तो कोई चेंज है नहीं। चेंज किस में है, ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये मान लीजिए किसी समय में x डिस्टेंस इधर चले गए, तो ये आप क्या हुए, x डिस्टेंस का एरिया जो था वो कितना कैप्चर किया या क्रॉस किया, घटाया बढ़ाया, L इंटू एक्स, ये एरिया। भाई x आगे बढ़ाओगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज एरिया। तो फ्लक्स कितना हुआ, B इंटू ए का मतलब BLX। ये बात यहां पर लिख दी, बल्कि x आप यहां से ये x ना लीजिए, यहां से x ले लीजिए, लिखा है देखिए, ये x ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज बाद में लेंगे। दिस इज x, यहां से आप यहां तक की दूरी हम कितनी ले रहे हैं, x। ये अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया, इतने एरिया से लेंथ इंटू ब्रेथ। तो B इंटू ए यानी BLX हो गया फ्लक्स एसोसिएटेड। अब फेरेडे लॉ लगा दो, तो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। माइनस लिखा, D लिखा, dt लिखा, ऊपर से लिखा BLX। जो कांस्टेंट था यानी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो बदल नहीं रहा है, ये आ गया dx/dt। अब यहां पर हम जान रहे हैं कि v इज इक्वल टू माइनस dx/dt। ये देखिए टाइम के साथ x बदल रहा है, कम हो रहा है, ये आप इधर ले आ रहे हो ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस dx/dt के बराबर हो जाएगी। टाइम बढ़ा रहे हो और ऊपर वाला dx कम हो रहा है, इसलिए इस वैल्यू को इसमें इंसर्ट कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं। तो ये E क्या बन जाएगा, माइनस इसके साथ चला आया तो बनेगा BLV। और ये देखिए मोशनल EMF, मोशनल नाम क्यों है, क्योंकि मोशन कराकर आपने इंड्यूस्ड EMF बनाया है। बनेगा तो फेरेडे लॉ के हिसाब से ही, मतलब, लेकिन मोशन की वजह से। ये एक एक्सप्रेशन है जो आप हमेशा याद रखिए कि जो मोशनल EMF होता है उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड BLV के बराबर होता है। B है मैग्नेटिक फील्ड, L हो गया लेंथ इसकी, V वेलोसिटी। अब अगली बात देखते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड EMF बन रहा है इसका डायरेक्शन किधर होता है, या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर। उसके लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पिक्चर में आता है। देखिए लिखा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये किस काम को आता है करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या करते हैं हम लोग, पहले राइट हैंड लेते हैं और अपनी तीनों उंगलियों को पिस्तौल नुमा बना लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। ये थंब, इसको शायद इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और इसको जहां तक मिडिल फिंगर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भूल गए, अंगूठा मालूम है, बाकी उंगलियां ही समझ में आती हैं, तर्जनी वर्जनी कुछ। एनीवे आप समझ गए होंगे, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ऐसे। और यहां पर देखिए फील्ड, इस पिक्चर को देखें, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो ऐसे रख दिया, इस रॉड को ऊपर ले जा रहे हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन में मोशन। तो ये जो आपकी मिडिल फिंगर है जो डायरेक्शन देती है वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपको इस तरीके से इसमें मिल जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके बेसिस पे क्या है, राइट, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस काम में आता है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पकड़ने के। ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। खैर आगे बढ़ना चाहेंगे। अब हम लोग मोशनल EMF को जो करने जा रहे हैं फिर से इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन अब लॉजिक लगाएंगे लॉरेंट्ज फोर्स का। लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वही
मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कह दीजिए। तो मैग्नेटिज्म की वजह से जो फोर्स लगता है जब चार्जेस मूव करते हैं, तो उसके हिसाब से चलिए देख लेते हैं फटाफट। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो सब में, हमारी बॉडी में, आप में, हम में, हर चीज में है। तो ये अगर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत हैं। अब जैसे आप इसको इस सारे सेटअप वही है, इस वेलोसिटी से आगे बढ़ाते हो तो इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगता है, क्योंकि चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो आप ये पढ़ चुके हैं, जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देख लेते हैं उसका फोर्स क्या है। तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पिक्चर में आता है। तो ये फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। तो ये आपने यहां पर देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं और इसका मूवमेंट इधर दिखा रहा हूं। भाई रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर ले जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है। तो जब इस सिस्टम में लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेते हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, विपरीत दिशा में, ऐसा ही मान लेते हैं। तो ये रहा देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और चार्ज का फ्लो किधर है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो उसकी विपरीत दिशा उधर हो गई। फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब करंट कह लो या चार्ज कह लो, पॉजिटिव चार्ज मतलब। तो ये अंगूठा किधर दिखा रहा है, ऊपर। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जो महाशय थे उस पर एक ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। देख पाए, समझ पाए ना, डायरेक्शन निकाली। कितना लगेगा अभी लिखेंगे हम। तो इस बात को, ये इलेक्ट्रॉन बाबूजी कहां जाना चाहेंगे, पी की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स एंड पी। अब पी की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो देखिए क्या घटना घटेगी अब यहां पर। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, माइनस 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 माइनस। यहां क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से गए थे तो ये प्लस 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 प्लस, ये कहानी बन गई। अब इसकी वजह से, ये प्लस माइनस की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। भाई जो एकत्रित हुए हैं इलेक्ट्रॉन और जो यहां प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा था, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, नीचे की तरफ। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है दो फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो पी एंड की तरफ ले जाना चाहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो उसको क्यू की तरफ ले जाना चाहता है। थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, बोथ विल बी इक्वल एट बैलेंस कंडीशन। एट बैलेंस्ड कंडीशन बहुत आसानी से समझेंगे, थोड़ा प्यार से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला, ऊपर नीचे नहीं, मतलब अपोजिट फोर्सेस हैं, दे विल नलिफाई एट बैलेंस कंडीशन। उस समय एफएम क्या होता है, क्यू वी बी। एफ ई क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो यहां से क्यू क्यू तो गया कट, तो वी बी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। अब देखिए हम एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V, उसका रिलेशनशिप इससे क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू एल। हम जानते हैं E, इस रॉड की लेंथ L ले लो। तो अब इस फॉर्मूले में आप देखिए V रखा और E की जगह VB रख दिया, और ये देखिए अगेन आपको V क्या है, वही E है, BLV अगेन फॉर्मूला आ गया। तो है तो मोशनल EMF का फॉर्मूला, आया भी वही है, लेकिन कभी कभी आपको ये लिख देते हैं और जो पढ़ा नहीं है वो समझ ही नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन क्यों ऐसा लिख रहा है कि डेराइव द मोशनल EMF ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस फोर्स। अब वो फैराडे लॉ की ये पढ़े तो नंबर कट जाएंगे, कहाँ मिल पाएंगे। आप समझ गए ना, फॉर्मूले दो हैं, निकालने के तरीके भी दो हैं। फॉर्मूले एक हैं, निकालने का तरीका दो है, एक फैराडे लॉ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, एक लेंज लॉ के बेसिस पर। उम्मीद आप इसको पकड़ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा, नेक्स्ट चीजें पकड़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब EMF बन गया
तो कितनी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, करंट के समय केवल हम इसका ही रेजिस्टेंस मानते हैं आर, बाकी नेग्लिजिबल आपके न्यूमेरिकल में भी लिखा रहता है। अगर नेग्लिजिबल नहीं होगा तो कंसीडर कर लेना, लिखा होता है नेग्लिजिबल। तो करंट की वैल्यू हमने ईएमएफ की वैल्यू ई निकाली थी, ई अपॉन आर। ई था हमारा बीएलवी, अभी पीछे निकाला है, दिस इज आर। ये करंट आ गई कि इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू कितनी होगी, मोशनल ईएमएफ जो पैदा कर रहे हैं इसका रेजिस्टेंस केवल आर लिया है, ये बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। अब क्या होता है अगली घटना कि इस पे इस जो मूवमेंट आप कराते हो, इधर आप ले जा रहे हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आप ऐसे ले जा रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि भाई करंट इसमें फ्लो करने लगी है। अब करंट अगर फ्लो कर रही है तो उसका भाई करंट देखिए, पॉजिटिव यहां इकट्ठा हुए थे, नेगेटिव यहां, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। ये करंट का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन, ये दिस इज द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। एक सेल समझ लीजिए, जैसे सेल होता है प्लस और माइनस, तो ऐसे करंट फ्लो कराते हो, वैसे ही तो ये प्लस था, ये माइनस, तो ये करंट की डायरेक्शन है इसमें। अब इस करंट की, जब आप जानते हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चालू हो जाता है, उसमें फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, झट से निकल आती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऐसे हो रहा है, फोर्स किधर, अंगूठा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट इसके अंदर ऐसे, अंगूठा किधर जा रहा है करके देखो, ये देखो फोर्स इधर लग रहा है। तो इसी फोर्स को निपटाने के लिए आप इधर जोर लगाते हो, तभी तो वर्क डन करते हो, नहीं कहेगा वर्क डन। अब ये फोर्स कितना है, जो मोशन आप करा रहे हो जिसकी विपरीत दिशा में हो रहा है, F इजकल टू आई एल बी साइन थीटा, तो साइन 90 तो साइन 90 हो गया। आई एल बी, आई हमने पीछे से निकाला है, बी एल वी अपॉन आर, एल बी, ये फॉर्मूला याद रखो, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा रह जाएगा। तो कितना फोर्स इस रॉड पर लग रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। पूरी बात क्लियर, बढ़िया। अगली चीज चर्चा करते हैं कि आखिर पावर कितनी खर्चा हो जाएगी। भाई फोर्स लग रहा, आप जोर लगा रहे हो, तो P होता है F इंटू वी। F आप पीछे से निकाले थे, ये देखिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, एक वी और मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो तीनों स्क्वायर अपॉन आर हो गया। दिस इज द पावर, जो पावर आप लगाने वाले हो। ये सब पूछ लिया जाता है, तो आप कहीं से चूके ना। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है, आपसे चार्ज के बारे में पूछते हैं। करंट निकाल लिया, बढ़िया किया आपने, लेकिन कहते हैं चार्ज कितना फ्लो हुआ, और ये भी कहते हैं कभी कभी डेरिवेशन के तौर पर, ये शो करिए कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इस रॉड में, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करते। किस पे बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी, इस पे नहीं डिपेंड करते, ये केवल डी फाई पर डिपेंड करते हैं। यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं। समझ गए? तो यहां पर इसको कैसे निकाल सकते हो, देखो लिखाइए, यहीं समझा देता हूं फटाफट। आई इज इक्वल टू ई बाई आर, आई को लिख सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मस्ती में, और ई अपॉन आर, डी फाई बाई डी टी होता है ई, और 1 अपॉन आर। अब यहां पर देखिए डेल्टा टी महाराज निपट गए, तो ये डेल्टा क्यू किसके बराबर आया, ये देखिए, ध्यान से देखें, मैं ऐसे चलो बंद कर देता हूं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो चार्ज जिसका चेंज इन चार्ज जो हुआ है, चार्ज का जो मोशन या चेंज इन चार्ज हुआ है, वो केवल डेल्टा फाई पर डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा फाई? नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और अपॉन रेजिस्टेंस। यही बात इसके अंदर लिखी जाती है, देखिए, और ये आपसे पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डज द इंड्यूस चार्जेस, जो इंड्यूस हुए हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किस पे डिपेंड करते हैं? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर, रेट पे नहीं उसके। खैर, आप ये समझ गए होंगे, इतना शार्प तो आप हो ही चुके हैं। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, ये अक्सर आता रहता है, बहुत ही आसान है, लेकिन एन एयरक्राफ्ट विथ ए विंग स्पैन, ये विंग स्पैन है इसके, पंख के ये के बीच की दूरी 40 मीटर, तो इसकी लेंथ ले लो कितनी है, 40 मीटर। व्हाट इज द लेंथ? दिस इज द लेंथ, इनके विंग के बीच की दूरी, विथ ए स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ जाएगा हमको, 1080 किलोमीटर पर आवर, और उसको मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18, ये हम लोग 9th क्लास से लगाते आ रहे हैं, और इससे निकालोगे तो करीब करीब ये 300 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन,
एट ए कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो बीवी दिखाया है इस तरीके से, ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट है, ऐसे प्लेन जा रहा है तो काट रहा है ना उसको, और बी की वैल्यू यहां दे रखी है, बीवी कह लीजिए, इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। पूछा फाइंड द ईएमएफ दैट डेवलप्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स, इन दोनों विंग के बीच में कितना ईएमएफ पैदा हुआ है। तो बहुत मोशनल ईएमएफ है, E इज इक्वल टू बी वी एल वी। तो B की वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻⁻5, लेंथ थी 40 मीटर और V है बेटा 300। अब इसको आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 0.21 वोल्ट। ये आपका बेटा आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल पाए। यही सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आ चुका है एग्जामिनेशन में, फिर आ जाएगा। नोट करें, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली बात देखते हैं बेटा, यहां पर ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई तरीके से प्रूव इसका होता है, लेकिन देखिएगा। ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये देखिए कुछ कहानी ऐसे है कि एक मेटेलिक रॉड आप ऐसे लिए हुए हैं, इसकी लेंथ है L, इसको एक एक्सिस पे फिक्स किए हैं और ऐसे भाई साहब इसको घुमा रहे हैं। इसकी घूमने की एंगुलर स्पीड ओमेगा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इतने से आप समझ गए होंगे ये B का डायरेक्शन है। तो ये जो यहां पर इनके एंड के बीच में, यानी इन दो, ये O और P, OP के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसको कह रहा है कैलकुलेट करो। इसको डेराइव करने का भी आता है मामला, इस पे सवाल भी आते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, इस दोनों पॉइंट के PO पॉइंट के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो मैं यहाँ कैलकुलस का मेथड ले रहा हूं, आप भी इसको पकड़ लीजिए, बड़ा आसान रहता है, कुछ भी नहीं है। यहां से मान लीजिए x दूरी दूर एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं dx। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये पहले आपको बताएं। एक्चुअली क्या होता है, हमारा मोशनल ईएमएफ होता है BLV, और इस रॉड में V क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी। तो इस रॉड के हर पॉइंट का जो V है वो अलग अलग होगा, ओमेगा सेम होगा। V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, आपको पता होगा, ठीक। तो R के बदलने से, क्योंकि जो पॉइंट यहां है उसका RX है, जो पॉइंट यहां है उसका कुछ और R है, तो लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रॉड, बट ओमेगा इज सेम, घूम सब उसी स्पीड से रहे हैं। इसलिए हमें यहां कैलकुलस का यूज करना पड़ रहा है। तो यहां पर x और ये छोटा सा पार्ट पोजीशन जो इसकी dx है, dx क्या हो गई, पिद्दू सी इसकी लेंथ। अब यहां पर जो इसके अक्रॉस डी बनेगा, छोटा ईएमएफ, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर है BL, L हो गया dx और वेलोसिटी v। अब देखिए d को हम b लिखते हैं, v को इस r ओमेगा से चेंज कर देंगे, यानी क्या लिखेंगे, x ओमेगा इंटू dx। समझ पाए हो क्या, v इज इक्वल टू r ओमेगा, r इसका कितना है, x। अब हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ चाहिए पूरा, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, ये x बराबर 0 है और ये x बराबर L है बेटा। तो ये 0 से लेके L तक bx ओमेगा dx। अब देखिए b कांस्टेंट था, ओमेगा बराबर है सबके लिए, x नहीं है। अब आपने b लिखा, ओमेगा लिखा, इस x को इंटीग्रेट करोगे, x स्क्वायर अपॉन 2 0 to L आ गया, 1/2 बाहर कर लो, हाफ b ओमेगा, और ये रहा बेटा L स्क्वायर माइनस 0, यानी वैल्यू आ गई हाफ b L स्क्वायर ओमेगा। और इसको फॉर्मूले की तरह आप याद भी कर लेंगे, ये आ गया पहला डेरिवेशन, बहुत प्यार से आता है ना। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे कि ये जो रॉड है, इस रॉड को ऐसे घुमाओगे तो इन दोनों एंड के बीच में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। कैसे बना आपको मैंने दिखा दिया, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू।
तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चर्चा है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। हीट नहीं, करंट इंड्यूस्ड, तो नंबर 2 लेते हैं। अब करंट की जो वैल्यू होती है इंड्यूस्ड करंट, तो ये वैल्यू होती है I इज इक्वल टू E अपॉन R। E हम निकाले हुए थे, तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा अपॉन R, ये इसकी वैल्यू आ गई। थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा अपॉन R, ये सेकेंड आंसर है। नंबर 3 पकड़ लेते हैं। पूछा हीट डिसिपेशन, तो हीट डिसिपेशन कितना है यहां पर, Q I स्क्वायर RT, तो इसको लिख सकते हैं E स्क्वायर T अपॉन R, और ये वैल्यू हो गई यहां पे E स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 B स्क्वायर L की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर T अपॉन R। बस बात खत्म हो गई। इस तरह से आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इसको नोट कर लीजिए। आगे की बात करते हैं, अगला टॉपिक जो कि सेल्फ इंडक्शन की तरफ हमें ले जाता है। आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट कहानी पकड़ लेते हैं जो कि है सेल्फ इंडक्शन। अब मामला क्या है, यहां पर वही इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट चल रही है, लेकिन यहां खेल खुद में ही होने लगता है। यानी यहां पर एक कॉइल लगा रखी है, एक बैटरी है, जैसे ही ऑन करते हो सर्किट यानी क्लोज करते हो, इसमें करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो होती है तो मान लो 5 एम्पीयर तक जानी है, तो 0 से 5 एक झटके में नहीं बढ़ती, कम समय में, बहुत कम समय में 0.5 ऐसे ऐसे बढ़ती है, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे तेजी से, लेकिन ऐसे। तो जब इसमें चेंज इन करंट होगी तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, करंट बदल रही तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा, जिसकी वजह से इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा। अब फ्लक्स बदलने लगता है तो इसमें खुद ही स्वयं इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है, जो इस करंट का, ओरिजिनल करंट का विरोध करती है। तो ओरिजिनल करंट जा रही है इधर, ओरिजिनल करंट I नॉट लिख देते हैं समझाने के लिए, और ये इंड्यूस्ड करंट I लिख देते हैं समझाने के लिए। तो इंड्यूस्ड करंट इधर जा रही है और आप वाली ओरिजिनल इधर जा रही। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब स्वयं में, खुद में ही, ये खुद में ही कांड हुआ जा रहा है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना, यहां आप सर्किट क्लोज किए, करंट बढ़ने लगी और ये खुद ही उसका विरोध करने लगे। दिस इज द फिनोमिना इज नोन एज ए सेल्फ इंडक्शन, और ये इंड्यूस्ड करंट है। कुछ बातें और करते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर मैं हरा ही लेता हूं, आदत पड़ गई है। अब ये जो फ्लक्स लिंक्ड होता है इससे, वो फ्लक्स लिंक्स किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करा रहे हो, ज्यादा करंट तो ज्यादा फ्लक्स। तो phi इज प्रोपोर्शनल टू I, phi इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूद पड़ता है L, तो phi इज इक्वल टू Li, एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है। L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बड़ा काम की चीज। और इसी का एक और फॉर्मूला आपके सामने आता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। इस phi को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस L/di/dt। तो यहां पर ये L आप देख रहे हो, इस L को डिफाइन करते हैं इन दो तरीकों से। तो दो तरह की डेफिनेशन बनाते हैं, एक होता है phi इज इक्वल टू Li के बेसिस पे L क्या है बता रहे हैं, और एक बताएंगे E इज इक्वल टू माइनस L/di/dt के अकॉर्डिंग L क्या है। तो यहां पर L के लिए दो फॉर्मूले आ गए, ये दोनों ही याद होना चाहिए, phi इज इक्वल टू Li और E इज इक्वल टू माइनस L/di/dt। बात पकड़ में आ गई होगी। और ये जो यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी यूनिट SI सिस्टम में हेनरी होती है, H इसका सिंबल है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग, तो इसकी डेफिनेशन कैसे आ जाती है बेटा। देखिए पहले जो इक्वेशन लिखी थी, ये देखिए पहले तरीके से L इज इक्वल टू phi I, तो L को बताना है, तो ये कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया है। देखिए ये phi इज इक्वल टू Li था, phi इज इक्वल टू Li था, यहाँ कुछ उल्टा लिख गए, छाप गए लग रहा है। तो phi इज इक्वल टू Li लीजिए, ये phi होना चाहिए, ये L होना चाहिए। खैर आप समझ गए। अब ये देखिए phi L को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि अगर सर्किट में I की वैल्यू 1 कर दें तो phi बराबर L आ जाएगा। तो उस पर एक डेफिनेशन है कि किसी सर्किट में अगर करंट यूनिट एम्पियर 1 एम्पियर की फ्लो करा रहे हैं, तो जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू
वही वैल्यू L मानी जाएगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की। अब दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है इसके बराबर, तो E इज इक्वल टू माइनस L तब आ जाएगा जब डी फाई बाई डी टी को आप 1 कर दोगे। तो अगर इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी है डी आई बाई डी टी, तो जो EMF है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है जो आप पकड़ पाए होंगे। यूनिट्स का मैंने जिक्र किया, इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसको आप पकड़ के रखें। SI यूनिट की बात कर रहे हैं और H इसका सिंबल है, हेनरी इज द यूनिट। अब एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आता है जो अक्सर आपके एग्जाम में टपक जाता है बहुत सरल। करते क्या है यहाँ पर, एक पहले हम लोग बैटरी रेजिस्टेड और उससे कॉइल लगा देते हैं, चोक कॉइल, और इसके चोक कॉइल के पैरेलल में एक बल्ब लगा देते हैं। अब इससे रेजिस्टेंस सेट करते हैं और इस बल्ब को इतना रेजिस्टेंस करते हैं कि बल्ब जो है फेंटली ब्राइटनेस हो, मतलब टिमटिमाए, तेज ना जले, फेंटली ब्राइट हो। फेंटली ब्राइट अंग्रेजी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में समझ लीजिए टिमटिमा रहा है, मतलब बिल्कुल हल्का सा जल रहा है। उसके बाद इसमें करंट फ्लो हो रही होती है, इस करंट को हम की को ऑफ कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जैसे ही सर्किट ब्रेक करते हैं हम देखते हैं बल्ब झटके में तेज जलता है फिर बंद हो जाता है, एक मोमेंट के लिए तेज जलता है फिर बंद हो जाता है। तो वो तेज जल क्यों रहा है, ये कहानी बताई जाती है इससे, क्योंकि जब आप इसको डिस्कनेक्ट करते हो तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है बहुत कम समय में जीरो होता है, भाई खत्म होना, उसको करंट फ्लो होना बंद हो गई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वेरी हाई, और इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी, घट रहा है तो उसी को सपोर्ट करेगी। जैसे ही सपोर्ट करती है बल्ब कस के जलता है, मोमेंट एक क्षण के लिए फिर बंद हो जाता है। तो ये कहानी किसकी है, सेल्फ इंडक्टेंस की। ये आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है तो लिख देना सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होता है और समझा देना। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे कि यहां पर रेट ऑफ चेंज फ्लक्स इज वेरी हाई, बहुत कम समय में खत्म होना है फाई को। तो और ऊपर से उसका डायरेक्शन कैसा होगा, लेंज लॉ के बेसिस पर घट रहा है फ्लक्स तो बढ़ाना चाहेगा, यानी उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, इसलिए एक झटके में बल्ब तेज जलता है और फिर निपट जाता है। अब यहाँ पर एल के फॉर्मूले कुछ आते हैं जिसका डेरिवेशन भी है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपके लिए 2 मिनट के अंदर कर भी दूंगा। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला है। एन होता है टर्न डेंसिटी, लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी पर यूनिट लेंथ टोटल नंबर अगर आपका एन है सोलेनॉइड में तो लेंथ से डिवाइड कर दो, एन इज इक्वल टू एन बाई एल। और ये देखिए लिखा भी है यहाँ, इसी से ये तीनों अलग अलग नहीं, इसी से ये वैल्यू निकल आई है। स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एल रख दोगे, ये वैल्यू निकल आएगी। आप एक सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल कोई डाल दोगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा म्यू की जगह। कैसे होता है ये झट से देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, 2 मिनट लगेंगे। इसका डेरिवेशन देखिए क्या है। आप ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक सोलेनॉइड हमारे पास अगर है, ये सोलेनॉइड बन गया, इसमें अगर करंट आई जा रही है, एन है टर्न डेंसिटी इसकी, लीनियर टर्न डेंसिटी, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा तो लिख दूं क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न, एक टर्न से कितना है, विच इज बी इंटू ए, मतलब म्यू नॉट एन आई इंटू ए, और ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है, हम जानते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर दें यहां पर और हम फिर लिख देंगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड, तो लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड एन टर्न्स। तो यहां पर हम वैल्यू लिख देंगे टोटल फ्लक्स की, फाई इज इक्वल टू, इसी में देखिए म्यू नॉट एन आई, ए एक टर्न का मामला था, इनटू कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जितने थे इसके अंदर कितने टर्न है, दिस इज द लेंथ एल और एन टर्न्स हैं,
तो n इज इक्वल टू n अपॉन l हो गया। ये अब हम पहचानते, बहुत सरल सी बात है। अब यहाँ पर इसी की वैल्यू रख दो एन एल की, तो म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। ये टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड आ गया। अब हम जानते हैं बाई डेफिनेशन फाई इज इक्वल टू एल आई। इस फाई की जगह ये पुट कर दीजिए एल आई, तो ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ये देखो ये एल जो था ये एल सेम है, तो इसको एल आई स्मॉल एल आई ही लिखो। तो ये वैल्यू हो गई एल, ये एल कट गया और ये बिना मात के आ गया है। तो ये ओहो क्या कर रहा हूं मैं, ये एल लेंथ नहीं है, ये है आपका एल आई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और यहां वैल्यू लिखी हुई है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। तो इससे आई की वैल्यू कट गई यहां से, और आपको रिजल्ट क्या मिला, एल इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये एक फॉर्मूला है जो पहला डेरिवेशन है। अब स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाई एन ये डाल दोगे तो क्या आएगा, ये, तो यही वैल्यू आ जाएगी। पुट n इज इक्वल टू n बाई एल, तो यू विल गेट, वी गेट l इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l। ये फॉर्मूला दूसरा आ गया। अब मान लीजिए सोलेनॉइड के अंदर आप कोई मटेरियल डाल देते हैं, पहले हवा थी, तो अब इसकी कहानी क्या बन जाएगी, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अगर सोच लें आप कि म्यू आर है, तो आप विथ मटेरियल लिख दीजिए। कहने का मतलब है इफ कॉइल इज वुंड ओवर ए मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी अगर आपकी म्यू आ रहा है, जैसे कि सॉफ्ट आयरन वगैरह डाल दिया इसके अंदर, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यहाँ जहाँ म्यू था म्यू नॉट, यानी एल की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर म्यू नॉट, दोनों साथ आ गए, एन स्क्वायर एल ए, या इसमें रख दीजिए म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये कहानी हो गई बेटा। तो बहुत आसानी से निकलिए, डेरिवेशन हो गया सारे फॉर्मूलों का। तो ये आप नोट, आप हट जाएं, कई बच्चे चाहते हैं नोट करना, ये आप नोट कर लीजिए। फिर इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम बता देंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ये आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं जिससे पूरी चीज़ आपको दिख जाए, तो आप नोट कर पाएंगे। अब यही जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसी के बेसिस पर हम बता देंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये देखिए, फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड। तो इसकी बात समझते हुए, नंबर ऑफ टर्न्स L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी अगर आप n को बढ़ाते हो तो L आपका बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L इज प्रोपोर्शनल टू A, तो आप A को अगर बढ़ा रहे हो तो ये जाएगा बढ़। तीसरा, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, म्यू आर अगर जितना बढ़ रहा है उतना ही आपका L अगेन बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंडेंसी उन फैक्टर्स पर जो कि L को इम्पैक्ट करते हैं, आपसे पूछे जाए तो आप ये तीन फैक्टर जो दिख रहे हैं उनको ठोक दीजिएगा यहाँ। अब अगली, ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की पूरी कहानी थी। अब दूसरा खिलाड़ी आता है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इसका कांड खुद में नहीं होता, इसका एक डेरिवेशन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप क्या है, म्यूचुअल जब भी बात की जाती है दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो तो खुद में ही इंडक्शन हो रहा था, यहाँ पर दो लोग हैं, दो कॉयल हैं। ये प्राइमरी कॉयल कह दीजिए जिसमें कि आप करंट को फ्लो कराएंगे, और फ्लक्स में जहाँ चेंज होगा जिसमें असर पड़ेगा वो सेकेंडरी कॉयल। तो दिस इज P प्राइमरी, दिस इज S सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल में गैल्वेनोमीटर लगा के रखे हैं जिससे करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है इसका जानकारी ले सकें। और इसमें हमने क्या किया कि इसको की को क्लोज करेंगे, इसमें करंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। मान लो 5 एम्पीयर तक जानी, बढ़ी तो करंट बढ़ी, तो इससे एसोसिएटेड
फ्लक्स भी बढ़ने लगा, जिससे इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया और वो यहाँ करंट बहती हुई हमको देती, इससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होने लगा। तो करंट हम फ्लो करा रहे हैं इस कॉइल में और इंडक्शन हो रहा बाजू वाले कॉइल में, तो इसे म्यूचुअल, दो लोग हैं इसलिए म्यूचुअल बोल रहे हैं। अब इसी बात को चलते हुए हम, ये नेबरिंग कॉइल यही सब लिखा हुआ है कि इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज इन द फर्स्ट कॉइल, चेंज इन द करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल, इस वजह से सेकंड में पैदा होता है। अब यहाँ एक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आता है, उसकी चर्चा के लिए, ये पता नहीं क्या है, खैर एनीवे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फाई जो है फ्लक्स दूसरे वाले में वो प्रोपोर्शनल होगा पहले वाले की करंट के लिए। अगर इसको अच्छे से लिखें तो फाई 2 और I1 कह सकते हैं। सेकंड में जो फ्लक्स है वो पहली वाली करंट से लिंक्ड है। खैर इसको ज़्यादा झंझट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर किताबों में भी ऐसा ही लिखा है MI। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया भाई साहब, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ कहीं लिखा है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बहुत अच्छी बात हो गई। अब यहाँ पर इसको आप ये लगा दो, E = -dφ/dt, तो -M/dI/dt आ गया, EMF भी बन गया ले दे के। अब इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, यहाँ छपना भूल गए, तो ये रही आपकी हेनरी। इसकी भी यूनिट वही है जो आपके सेल्फ इंडक्टेंस वाले की यूनिट थी। अब यहां पर भी देखिए इसकी भी जो डेफिनेशन आती है दो तरह से, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की थी, एक इसके बेसिस पर और एक इसकी बेसिस पर, आप समझ रहे होंगे जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस में किया गया है। तो यहां पर इस बात को देखते हुए ये देखिए पहली वाली बात की गई, MI यानी I को 1 कर दोगे तो φ = M, यही बात लिखी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, पहली वाली कॉइल में अगर यूनिट करंट फ्लो हो रही है तो दूसरे वाले में जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू M के बराबर होती है। इसमें कह दो तो इसमें dI/dt 1 कर दो, तो ये M और E न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे माइनस साइन छोड़ते हुए। तो अगर एक में चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन करंट 1 यूनिटी है तो दूसरे में जो EMF बन रहा है वही वैल्यू M के बराबर हो जाएगी। ये इसकी डिफाइन करने की कहानी है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखते हैं इसकी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टर, तो हेनरी होती है SI यूनिट, इसको आप पकड़ के रखिए और बाकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक अगला इसका डेरिवेशन आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं जिससे आप समझ पाएं कि जब भी यहाँ पर दो तरह की बातें की जाती हैं निकलती एक ही हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कॉइल है, इसको कॉइल नंबर 1 कह रहे हैं और ये कॉइल नंबर 2 है। तो हम यहाँ जब म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं मान लीजिए ऐसे, तो इसको लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मतलब इसमें हमने करंट फ्लो कराई है और यहां पर हमने फ्लक्स का चेंज देखा है। दूसरे में ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये नंबर 1 थी और ये नंबर 2 थी, इसलिए कि आप पकड़ अच्छे से पाएं। अब इसमें सेकंड वाले में कॉइल में करंट पैदा कर दिए हैं, तो यहां पर आप लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू 2। ये क्या लिखेंगे, म्यूचुअल, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली, तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 है ना। इसकी कहानी क्या हो जाएगी, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या देखी जाती है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हैं ये दोनों ही इक्वल रहते हैं, माने यानी कि ये एक पेयर, एक फिनोमिना है जो एक कॉम्बिनेशन का फिनोमिना है, एक जोड़े का फिनोमिना है। इसलिए पहले का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे के रिस्पेक्ट में या दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू सेम आती है। इसको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। खैर आप ये बात आप कहीं मैंने लिखी, शायद अगली स्लाइड में है, इसे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसलिए बताइए अलग से कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खैर अब इसी देखिए ये जो बात आई है आपको हर जगह ये M लिखा दिखेगा, क्योंकि कोई भी किसी के रेस्पेक्ट में निकालो तो फर्क क्या पड़ता है भाई,
दोनों तो वैल्यू एक ही आनी है। तो यहाँ पर यही चर्चा करने की तरफ इशारा किया गया जो मैं डराइव करके दिखाऊंगा। ये दो कॉयल हैं बेसिकली, ये देखिए थोड़ी भसड़ है इसमें, एक मोटा मोटा लाइन जा रही है, ये नंबर 1 कॉयल है, और एक डॉटेड लाइन है, नंबर 2 कॉयल है। सरलता के लिए इसका लेंथ दोनों का सेम कर दिया है, एरिया अलग अलग है, एक का R1 है रेडियस, एक का R2 रेडियस। अभी हम बना देंगे, इसको डेराइव कर देंगे, चिंता ना करें आप। ठीक, अगर इन दोनों की लेंथ अलग कर दोगे, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो भसड़ और बढ़ जाएगी। तो लेंथ अलग नहीं करते हैं, लेंथ सेम रखते हैं जिससे भसड़ ना हो। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, इसका मतलब M12 या M21 दोनों ही वैल्यू एक आ रही है। ये फॉर्मूला, इसका जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बड़े डेरिवेशंस में आता है और पूछा बहुत जाता है। अभी हम करके दिखाएंगे आपको। और जहाँ पर दोनों का ये M सेम आया, इसी फैक्ट को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो मैंने अभी आपको समझाया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले M12 M21 दोनों का खेल बराबर होगा। चलिए इसका डेरिवेशन ये कैसे आया है, इसको डेराइव, जब भाई इतना इंपॉर्टेंट है और अरविंद सर पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना सीख लिया जाए। आइए फटाफट इसको सीखने की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। तो मैं आपको लेके आता हूं इसके डेरिवेशन पे, कलर अलग यूज करना पड़ेगा जैसे आप देख पाएं। चलिए कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो पहली कॉइल बनाते हैं हम लोग, जो कि थोड़ा नीचे ले लो, थोड़ा छोटा बना रहे हैं जिससे फर्क कर सकें। ये देखिए पहली नंबर की कॉइल है, ऐसे बनाई है। इसमें करंट मैं I1 भेजूंगा और ये कॉइल नंबर S1 है, लेंथ दोनों की सेम रखना है, करंट की वापसी I1 है। अब इसी के ऊपर इसी लेंथ की, अभी मैं बड़ी भी बना दूं तब फोटो चेंज करेंगे। बड़ी कॉइल ले रहे हैं जो सेम लेंथ की, यहां से देखिए लाए, और इसका जो है ये कार्यक्रम कोएक्सियल हैं दोनों, ऐसे लेके गए। अभी मैं इसको I1 I2 नहीं लिख रहा हूं वरना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। यहां पर इसकी जो लेंथ है बेटा, दोनों की लेंथ सेम है, ये इसकी दोनों की एक्सेस एक ही है। तो ये हरे वाले की बात की जाए तो दिस इज R1, और ये सफेद वाले की बात की जाए तो दिस इज R2। दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका मतलब करंट अलग अलग है। अब यहां पर देखिए एक दफे में एक करंट हम चालू करेंगे भेजना, तो यहां पर कुछ मैं जो बातें बोली हूं क्या लिखने की जरूरत है कि समझ गए हैं। L है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, मुझे लगा कि कहीं आप ना कर पाए तो मजा नहीं आएगा। R1 R2 रेडियाई ऑफ 2 सोलेनॉइड्स, ये सब आप लिख सकते हैं। एरिया देखिए यहां पे जो एरिया काम आएगा अभी मैं दिखाऊंगा, पाई R1 स्क्वायर। ये R2 वाला एरिया पिक्चर में नहीं आता है, इसको कॉमन एरिया भी बोलते हैं, कॉमन एरिया। कई लोग इसको कॉमन एरिया की जगह एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड भी बोलते हैं, जो छोटा है। जो सोलेनॉइड छोटा है, कॉमन एरिया वही निकलेगा। और N1 N2 हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, वो अलग होंगे। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स, किसमें कितने हैं आप समझ गए। पहले वाले में N1 है, दूसरे वाले में N2 है। अब यहां पर जब शुरुआत करते हैं, कलर को फिर से बदलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। पहले जो करंट पास करेंगे, मैं पहले I2 पास करता हूं वरना आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। First we pass I2 current in S2 coil। S2 coil ये है, ठीक है। इसमें I2 भाई I2 कह रहे समझ गए होंगे, सेकंड नंबर की कॉइल। ये सेकंड नंबर की कॉइल है, ये फर्स्ट नंबर की कॉइल है। आप गफलत ना करें इसलिए मैं सावधानी बरत रहा हूं। तो फर्स्ट वी पास I2 करंट इन कॉइल नंबर इन कॉइल S2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2 वो कितना हो जाएगा, ड्यू टू I2, उसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। भाई ये जो सफेद वाला बनाया है, इस कॉइल में करंट फ्लो कराई I2, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इसने कितना बना दिया है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। और यहां पर N2 की वैल्यू आप जानते हैं N2 अपॉन L है।
ये इतनी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब कलर को फिर से बदलेंगे जैसे आपको कहीं से झटका न लगे। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इनर सोलेनॉइड। इनर सोलेनॉइड कौन सा है? फर्स्ट S1 इज φ1 की वैल्यू क्या हो गई? B2। अब देखिए एरिया A लिया है, यहां ये बात बड़ी ध्यान वाली है कि एरिया जो ले रहे हैं ये इनर सोलेनॉइड का, क्योंकि जो फ्लक्स बना है वो लिंक्ड कितना है S2 से, इसका एरिया तो वही होगा। तो ये सेकंड फर्स्ट वाले का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले का, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट वाले का। तो वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट N2 I2 A इंटू N1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहा? म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ऑफ कॉयल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉयल 2। उसकी वैल्यू क्या हुई? M12 इज इक्वल टू φ1 अपॉन L2। φ1 में कितना फ्लक्स है, और रही बात ये I2 है, सॉरी, करंट इन सेकेंड कॉयल, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट N2A/N1। इस φ1 को I2 से डिवाइड करोगे, I2 जाएगा कट, और इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं, N2 को लिख दीजिए N2 अपॉन L, N1 N2A अपॉन देखिए L। तो ये पहली बात आ गई, ये पहला डेरिवेशन है, यानी आपने अभी आप देखिए सेकंड इसी तरह निकालेंगे M21, ये एक इक्वेशन हमारी बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब फिर चर्चा शुरू करो पार्ट नंबर 2। अब सेकंड किस में कर रहे हैं? नाउ वी पास करंट इन S1। I1 करंट अब इसमें फ्लो कराई, उसमें नहीं करा रहे, नीचे वाले में करा रहे हैं। नीचे का मतलब पहली कॉइल में करा रहे हैं। तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा? अब हम समझ रहे हैं तो लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया कॉइल नंबर 1 में म्यू नॉट N1 I1, और N1 क्या है आप जान रहे हैं, N1 अपॉन L। थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, मैं इसी स्लाइड में इसको निपटा देना चाहता हूं जिससे आपको बदलना ना पड़े। अब यहां पर देखिए कलर को बदलते हैं, थोड़ा सा ब्राइट आ जाएगा। तो फ्लक्स लिंक, टोटल फ्लक्स लिंक्ड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ? विद दी आउटर सोलेनॉइड। आउटर सोलेनॉइड कौन सा था? S2 वाला, बाहर वाला। अब बाहर वाले में एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहां जो φ2 की वैल्यू है, फिर देखिए B1 एरिया वही आ रहा है, एरिया वही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो आपका इसने हरे वाले ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो केवल इसके अंदर है, इसका जो खाली एरिया ये इसके बाहर, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से जो फ्लक्स एसोसिएशन होगा वाइट वाले का, बाहर वाले का, वो तो भाई जितना फील्ड हो तो इतने में ही है, तो एरिया आपको इसी से लेंगे। बोलते हैं ना कि किसी चीज से फ्लक्स कितना लिंक होता है उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया कॉमन एरिया आ गया। ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये एनुलर रीजन, यहां पर कोई भी फ्लक्स लिंक्ड नहीं है, जो लिंक्ड है वो इसके अंदर वाले पे लिंक्ड है, इसीलिए कॉमन एरिया लेते हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छे से पकड़ पाए होंगे। तो φ2 की वैल्यू हो गई यहां से म्यू नॉट N1 I1, और ये रहा A/N2, इसी की वैल्यू लिख दी। N1 को चेंज कर दो तो म्यू नॉट N1 N2 AI1 अपॉन L। और अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका? ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1, जिसे आप कह रहे हो M21। तो M21 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? φ2 अपॉन I1, और ये φ2 की वैल्यू ऊपर से पुट की आपने, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट
N1 N2 A अपॉन L, ये आपका आ गया M21। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखेंगे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन सेम है, देखिए। तो इसका मतलब क्या आ गया, दोनों से अगर देखें फ्रॉम 1 and 2, M12 या M21 को हम M कह देते हैं और इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और कई बार इस एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये म्यू नॉट N1 N2 और ये कॉमन रेडियस R1 स्क्वायर अपॉन L, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, बाकी जो भी चेंज करना होगा आप कर सकते हैं। तो दिस डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है ये, और कई बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है, जो डिफिकल्ट की श्रेणी में आएगा नहीं। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, पॉज करें और नोट करें बेटा, जिससे ये बात पूरी कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे बेटा। अभी देखिए, अब जो आगे हम लोग ये दिखाएंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर। तो चलिए देख लेते हैं। अगली स्लाइड आ गई पिक्चर में, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स m इज प्रोपोर्शनल टू N1 N2। तो N1 N2 भाई ये प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा m उतना बढ़ेगा। वो फॉर्मूले में आप देख ही रहे थे कि N1 N2 जितना ज़्यादा हाई होगा m इज ऑल्सो हाई। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ आप एरिया बढ़ा देंगे अगर इफ एरिया इज मोर देन m इज मोर। ये कैसे आ रहा है इसको याद भी रखिएगा, पूछा जाता है। ये देखिए एरिया ऊपर आ रहा है, ज़्यादा करेंगे तो m बढ़ जाएगा, l एक बार ज़्यादा करेंगे घट जाएगा। रिलेटिव सेपरेशन ये पूछा जाता है, इससे घट जाता है। रिलेटिव सेपरेशन अगर l कर दूं, l इज रिलेटिव सेपरेशन का मतलब है कितनी दूर दूर हैं। तो सेपरेशन अगर बढ़ाएंगे तो m आपका घट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सेपरेशन का मतलब एक के ऊपर एक थे, दूर करने लगे, कितनी दूर है, तो सेपरेशन में दूरी आ जाएगी। रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर एक कॉइल ऐसे रखी गई है तो दूसरी कॉइल ऐसे भी तो रखी जा सकती है, इस समय इसकी कपलिंग शून्य होती है। तो ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसा है। अगर ऐसी कपलिंग है तो कोई फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं रह जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर आ गया एक दूसरे के ऊपर एक चढ़े थे, जैसे पिछले केस था, तो वहां आपका बढ़िया m मिल जाता है आपको। परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, तो जितनी म्यू आर ज्यादा होगी उतनी ही आपका m की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जिस पे ये मामले डिपेंड करते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल है उनको भी बना लेते हैं झट से। तो ये रही बात कुछ न्यूमेरिकल्स की, देखते हैं, बहुत आसान रहते हैं। ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए 6 ohm 10 हेनरी कॉयल through a switch drives a constant current through the circuit. The switch is suddenly opened if it takes 1 millisecond to open the switch. Find the average EMF. ये कुछ कहानी ऐसी, एक कॉयल है, आप पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती आपको इस समय, कम से कम अगर प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ कोई की लगा दो एक ऐसे, और इसकी कहानी थी, R था 6 ओम और L है 10 हेनरी, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसको आपने क्या किया है, सडनली ओपन यानी डिसकनेक्ट कर दिया है, एकदम से बंद हुआ है करंट। तो कितना 1 मिलीसेकंड इसको बंद होने में लगा है, तो कितना एवरेज ईएमएफ आएगा। हम इसमें स्टडी करंट कितनी थी पहले, मतलब ओपन करने से पहले करंट कितनी थी, तो आई की वैल्यू होती है V अपॉन आर। V था 12 वोल्ट, R था 6, यानी 2 एम्पियर की करंट थी जो घटकर शून्य हो जाएगी। ये फाइनल करंट कितनी हो गई, 0। ये इनिशियल करंट, इनिशियल फाइनल पता है। तो di बाई dt क्या रहा,
तो 0 - 2 अपॉन 1 मिली सेकेंड, तो वैल्यू हो गई -2 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड di/dt। ये जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें तो E = -L di/dt आप रखते हैं, तो माइनस रखा आपने और ये वैल्यू 10 थी और di/dt आ गया -2 × 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20,000। ये आपका आंसर बन गया। इस तरह से एक छोटा सा सवाल है जो प्रेम पूर्वक आप लगा सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ये एनसीईआरटी का सवाल है। लिखा है एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड, यानी कि जो सोलेनॉइड उसमें हवा है कोर में, विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 500, ये n है, carries a current of 2.5 ampere initial current, the current is suddenly switched off, final current in a brief time of delta t, how much is the average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit। आप इस तरह मैं कर दे रहा हूं जिसे लिखना ना पड़े, आप शांति से कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बैक ईएमएफ क्या आएगा, मतलब हो गया E = -L di/dt। एरिया वेरिया सेंटीमीटर में दिया है तो उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा एसआई सिस्टम के लिए। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप 25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। एन वगैरह 500 है, बाकी सब ठीक है। डी निकाल लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल थी 2.5 एम्पियर, तो ये हो गई आपकी -2.5 एम्पियर। और dt कितना था यहां पर 10⁻³ सेकेंड। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं अब, और इंड्यूस L कहाँ है, L है, तो एयर कोल्ड विथ लेंथ सब दे रखी है। इसका फॉर्मूला L वाला लगाना पड़ेगा। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला L के लिए होता है, इसको रुके भी L निकालें। अब L की वैल्यू क्या होती है, देखिए μ0 n² A/L। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये इसीलिए दिया है कि L निकाल पाओ। तो अब देखिए EMF की वैल्यू लिखी E -L di/dt, माइनस लिखा μ0, ये L की वैल्यू n² A/L और di/dt। अब वैल्यू डाल दी, -μ0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁻7, n कितना था 500, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25, 2.5 है 25 है, 25 × 10⁻⁻4। ठीक है, आगे देखते हैं। एरिया हो गया, क्या बचा है, L लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो 0.30 × 10⁻³ और ये रहा di/dt, तो ये हो गया -2.5 अपॉन 10⁻³ ये तो 10⁻³ इधर कर लियो, ये तो 0.30 मीटर में आ ही गया, 10⁻³ ऐसे कर लो बेटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6.542 वोल्ट। ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरीके से सवाल आप निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए, एक सवाल और बनाएंगे हम लोग, तो इसको आप नोट कर लीजिए बड़े आसानी से। चलिए अगली बात करते हैं। अब यहां पर आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है एंड EMF ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन दिस सेकेंडरी कॉइल when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 millisecond,
कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। तो देखिए E की वैल्यू होती है -m di/dt। EMF कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट, -m di कितना आ गया -3, और dt कितना है 300 इंटू 10⁻³ अब इससे कैलकुलेट करिए तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.05 हेनरी, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। इस तरह इसको नोट कर लीजिए, पूरी कहानी खत्म हो जाती। तो मुझे उम्मीद है आप नोट कर पाए होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आया होगा तो अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।